नमस्कार दोस्तों, अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में हम लोग जो है ऐतिहासिक स्रोत की चर्चा कर रहे थे। किस प्रकार से भारतीय इतिहास या कह सकते हैं कि इतिहास का स्रोत जो हमको प्राप्त होता है वो किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। क्योंकि हम लोग जो है भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, इसलिए भारत के संदर्भ में जो है हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इतिहास के स्रोत हमको प्राप्त हुआ है। तो हम लोग जो है ऐतिहासिक स्रोत में अभिलेख देख चुके हैं और ग्रंथ की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किन किन पुस्तक से जो है भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हम लोग जो है धार्मिक ग्रंथ की चर्चा कर चुके हैं। अगर आप पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्योंकि पिछले क्लास का जो कनेक्शन जो है आज आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि क्लास जो है एक दूसरे से कनेक्ट रहता है और इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें जो है आपको कंटिन्यूटी रखना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं रखिएगा तब तक जो है आपको जो है पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा आखिर स्टोरी कहानी जो है किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आज की हम बात करेंगे, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैर धार्मिक पुस्तक के बारे में बात करेंगे जो विदेशी लोगों के द्वारा लिखा गया है। यानी अन्य जो विदेशी इतिहासकार जो भारत आए हैं उनके द्वारा जो कौन कौन पुस्तक लिखा गया भारतीय इतिहास के संदर्भ में, उन लेखकों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे चीनी लेखक। जो चीन से लेखक आए थे उनको हम लोग जो है चीनी लेखक कहते हैं। चीनी लेखक। अब देखिए, चीन से भी बहुत सारा यात्री जो है भारत की ओर आए थे घूमने के लिए और उस समय की भारतीय इतिहास का जो है उन्होंने वर्णन अपने पुस्तक में किया है। तो कौन कौन से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देता है चीनी लेखक, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, एक खूबसूरत ट्रिक आपको याद रखना है। फस ही, FSHI, फस ही, ऐसे याद रखना है आपको, FSHI। अब देखिए इसको याद कैसे हम लोग करेंगे, तो पहले इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। एफ से आखिर होता क्या है, तो एफ से हो जाएगा आपका फाहियान, फाहियान। और एस से संयुगन और एच से ह्वेनसांग, ह्वेनसांग और आई से इत्सिंग, इत्सिंग। ये जो चार नाम है, ये चार चीनी लेखक जो भारत आए घूमने के लिए और उस समय जो है भारतीय स्थिति को देखा, भारतीय इतिहास के बारे में जो है जानकारी इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में देने का प्रयास किया। देखिए, अब इसको हम याद कैसे करेंगे। सबसे बड़ी जो समस्या होती है याद करना, और एक सीरीज में याद करना है कि पहले फाहियान आया था, उसके बाद संयुगन आया, उसके बाद ह्वेनसांग आया और लास्ट में आया कौन, इत्सिंग आया। इसको क्रम से कैसे याद करें, तो देखिए, कभी भी आप जो है चीनी सामान पर विश्वास मत करिए। क्योंकि चीनी जो सामान होता है, जो चाइनीज कंपनी के द्वारा कोई भी आप देख लेते हैं कि कोई भी वस्तु हो या इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हो या किसी भी प्रकार की वस्तु हो, उसका लाइफ बहुत कम होता है। वो ज़्यादा दिन तक नहीं देखते होंगे आप लोग, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो दो दोस्त था, एक दोस्त है ए, दूसरा है बी, ऐसे याद रखिए। ए का मन कर रहा था चीनी लड़की से विवाह करने का। ए ने सोचा कि हम जो है चीनी लड़की को जो है फंसाएंगे, मतलब पटाएंगे और उससे अपना जो है विवाह रचाएंगे। और बी इसका दोस्त था, जिगरी दोस्त था। अब बी कहता है ए से, बी कहता है ए से, ये कहता है फंस ही चीनी लड़की से तुमको रोना पड़ेगा। फंस ही, देखिए FSHI। बी कहा है ए से, फंस ही चीनी लड़की से तुमको रोना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ दिन के बाद छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि चीनी वस्तु और चीनी लड़की पर कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं, कभी भी ये धोखा दे सकती है। इसलिए बी जो है अपने दोस्त को बचा रहा था ये बोलकर कि फंस ही चीनी लड़की से तुमको एक दिन रोना पड़ेगा। वो इसको चेतावनी दे रहा था, बस ऐसा ही याद रखना है। फंस ही, फंस ही, एफ से हो गया फाहियान, एच से हो गया संयुगन और एच से हो गया ह्वेनसांग और आई से हो गया इत्सिंग। अब हम बात करते हैं जो ये ह्वेनसांग था। ह्वेनसांग जो है ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। जब आपको वर्धन वंश पढ़ाया जाएगा उस समय आपको हम बताएंगे
कि हर्षवर्धन का जो है शासन किस प्रकार से चला था। तो फाहियान जो है, देखिए एक मिनट यहां पर उल्टा लिख दिए, ये फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, ये आया था गुप्त काल में। फाहियान जो आया था ये आया था गुप्त काल में, और चंद्रगुप्त द्वितीय का उस समय शासन हुआ करता था, उसी के शासन काल में भारत आया था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था फो क्यू की, फो क्यू की। तो आपको क्या याद रखना है, फाहियान जो है किस शासक के समय में भारत आया था। जब वो भारत आया था उस समय भारत में कौन से महत्वपूर्ण शासक का शासन हुआ करता था। तो ये आया था किसके काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो था गुप्त वंश का शासक था। जब आपको गुप्त वंश पढ़ाया जाएगा वहां पर भी इसका हम जिक्र करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं संयुगन। तो संयुगन भी भारत आया था, लेकिन इसका जो है कोई विशेष जो है राजा से संबंध नहीं है। अब जिसका विशेष राजा से संबंध है उसका हम लिखाएंगे, और जिसका नहीं है उसको सिर्फ नाम याद कर लेना है आपको। तो ह्वेनसांग जो था ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ह्वेनसांग ने एक पुस्तक लिखा था सी क्यू की। तो ये पुस्तक जो है आपको याद रखना है, क्योंकि ये पुस्तक पूछता है कि फाहियान के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था, तो फो क्यू की, और ह्वेनसांग के द्वारा सी क्यू की। तो ह्वेनसांग जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में जो ह्वेनसांग आया था ये आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का जो है बौद्ध शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसीलिए हर्षवर्धन के समय जो है ह्वेनसांग ने आया नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात जो है यह नालंदा विश्वविद्यालय में टीचर बन गया। बताइए, आया था स्टूडेंट बनकर, लेकिन पढ़ने के पश्चात जो है कुछ दिन के पश्चात वो क्या बन गया, टीचर बन गया, वहां पर शिक्षक बन गया और नालंदा विश्वविद्यालय में ये पढ़ाने लगा बच्चों को। अब इसको जो है कुछ संज्ञा दिया गया है ह्वेनसांग को। तो ह्वेनसांग का जो स्पेशल संज्ञा जो आपसे पूछा जाता है उसको याद रखना है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार। और नीति पंडित, नीति पंडित एक और उपनाम है शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। ये तीन नाम जो है आपको याद रखना है। ह्वेनसांग के संदर्भ में ये कहा जाता है कि इसको जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, नीति का पंडित और शाक्य मुनि। ये सब संज्ञा जो है दिया गया था किसको, तो ये दिया गया था ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग को ये बोला गया था कि ये यात्रियों का राजकुमार, नीति पंडित और शाक्य मुनि। तो बस ये चार चीनी लेखक का नाम याद करना है जो भारत आए थे और उस समय के भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दिए थे। और चारों को एक सीरीज में लिखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित चीनी लेखकों का क्रम जो है सजाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। तो फस ही, बस ये याद रखना है, ये ट्रिक है आपका, फस ही, FSHI, फस ही याद रखिएगा, आपका काम जो है तमाम हो जाएगा। और बहुत ही अच्छी तरीके से 2-3 बार आप इसको रिवीजन करिए, आपको याद हो जाएगा फस ही। देखिए, एक बच्चा था जो दिल्ली में रहकर यूपीएससी का प्रिपरेशन करता था। बहुत ही लगनशील और बहुत ही मेहनती बच्चा था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है उसका फाइनल सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं हो पाया। और बहुत मेहनत करके वो बच्चा जो है वो अपने मकसद की ओर जो है बढ़ रहा था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका जो है प्रिपरेशन था। लेकिन क्या होता है कि लक भी साथ देना चाहिए। उस बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ, लक साथ नहीं दिया और जितने भी अटेम्प्ट था उसके पास, सभी अटेम्प्ट देने के पश्चात भी उसका जो है यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो अपने सामान को उठाकर और अपने गांव आ गया। अब गांव वाले को तो आप पता है, गांव वाला जो है इंतजार करता रहता है कि आप कब असफल होकर जो है आप अपने गांव लौटे मुंह लटकाए हुए, ताकि गांव वालों को जो है मजा आएगा आपको चिढ़ाने में। वैसा ही हुआ उस बच्चे के साथ। बच्चा गांव आया और गांव का माहौल ऐसा था कि बच्चे को जो है सिर उठाकर किसी से बात करने में शर्म आने लगी।
इतना जो है व्यवहारिक तौर पर जो है बच्चे को जो है एक तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश किया गया और बच्चे को जो है बार बार ताना देने की कोशिश किया गया कि इतना दिन रहकर पढ़ा, क्या किया। तो उस बच्चे का सबसे पावरफुल व्यक्ति जो अपने जीवन में, उनके पिताजी, उनके पिता जो है उस बच्चे से कहता है कि देख, कौन कहा तुझे कि इस गांव में तुम अनजान बनकर आया कर। कौन कहा तुझे इस गांव में तू अनजान बनकर आया कर। अरे तुम इस सल्तनत का सुल्तान है, तुम इस सल्तनत का सुल्तान है, तुम हमेशा सुल्तान बनकर आया कर। तो सभी जितने भी बच्चे होते हैं उनके जीवन का सबसे बड़ा हीरो जो होता है उनके माता पिता होते हैं, और खासकर पिता जो होते हैं उनके हीरो के समतुल्य होते हैं। बहुत सारे बच्चे से आप सुने होंगे कि उनके पिता जो है उनके जो है सबसे बड़े आइडल हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि पिता ही आपके जीवन में एक ऐसा इंसान होते हैं जो आपके हारने से खुश नहीं होते हैं, आपके जीतने से खुश होते हैं। एकमात्र ऐसा इंसान आपके जीवन का जो आपके जीत में उनकी खुशी देखने को मिलता है, लेकिन बाद बाकी जितने भी इंसान आपको मिलेंगे वो आपकी सफलता में कभी भी खुशी जाहिर नहीं करेंगे। वो हमेशा आपको सोचते होंगे कि आप कब असफल हों और वो उनको जो है खुशी मिले। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने पिता को जो है एक हीरो के तौर पर आप भी देखिए और अपने सपने की ओर जो है भागिए, और अपने सपने के पीछे जो है आप कड़ी मेहनत करिए, तब आपको जो है सपना साकार हो जाएगा। चलिए, तो आपको चीनी लेखक पता चल गया। अब इसके पश्चात जो हम लोग एक एक करके, क्योंकि कोई खास देश से जो है बहुत सारा लेखक नहीं आया, बहुत सारे देशों से जो है कुछ कुछ लेखक आए हैं, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसका हम लोग जिक्र करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे इतिहासकार आए हैं, जैसे आपको पता है कि आपको बताया गया है कि भारतीय इतिहास और सीधे इतिहास का पिता किसे माना जाता है। तो जब इतिहास का पिता आता है तो उसका नाम आता है हेरोडोटस। तो इसका भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं, हेरोडोटस। अब यहाँ से हम 1 2 3 करके हम लिखेंगे हेरोडोटस, हेरोडोटस, हेरोडोटस। ये कहाँ से आया था? तो यूनान से, यूनानी व्यक्ति था, यूनान से आया था। ये हो गया इसका देश का नाम। अब हेरोडोटस जो आए थे, या हेरोडोटस को जो इतिहास का पिता माना जाता है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका पुस्तक में जो है इतिहास को जो है व्यवस्थित रूप से सजाने का प्रयास किया। जिस प्रकार से ऐतिहासिक घटना घटी उसी प्रकार से इन्होंने उस घटना को अपनी किताब में लिखा, इसलिए इनको जो है इतिहास का पिता माना जाता है। अब हम अगला बात करते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये कहाँ के थे? ये भी यूनान के। इन्होंने एक पुस्तक लिखा इंडिका। इंडिका, इसके बारे में पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि इंडिका को जो है बहुत ही मान्यता प्राप्त है भारतीय इतिहास के जानकारी प्राप्त करने के नाते, क्योंकि मौर्य काल की जो इतिहास की जानकारी को प्राप्त होती है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इसमें लिखा गया है इंडिका में। और मेगास्थनीज को जो है भारतीय इतिहास का जनक या भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। ये तो हो गया, 2 लेखक आपको पता चल गया, और दोनों की पुस्तक के बारे में हम लोग चर्चा पहले भी किए थे और अभी भी हम कर लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं अल-बरूनी जो थे, अल-बरूनी, अल-बरूनी जो था वो जो है आपको महमूद गजनी के साथ भारत आया था। जब महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण होता है, उन्हीं के साथ अल-बरूनी भारत आए थे, और भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी जो है इनकी एक पुस्तक से मिलती है, और वो पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। इसी को जो है भारत की खोज, भारत की खोज। देखिए, अल-बरूनी आपको पता है, अल-बरूनी जो है महमूद गजनी के साथ भारत आया था, और इन्होंने ही एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था तहकीक ए हिंद।
भारत की खोज, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, भारत की खोज, ये पुस्तक जो इन्होंने लिखा था। और अलबरून के द्वारा जो लिखित जो पुस्तक है, इसमें उस समय की भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और ये किस क्षेत्र के थे, तो आपको पता होगा कि अलबरूनी या कह सकते हैं महमूद गजनी। तो गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। तो उस समय के हम मान के चलते हैं अफगानिस्तान का इलाका, ईरान का इलाका और थोड़ा बहुत जो है सेंट्रल एशिया का इलाका जो है, वो सभी क्षेत्र में जो है इनका निवास स्थान हुआ करता था। आगे हम बात करते हैं तो इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता जो है ये जो है मोरक्को के निवासी थे, मोरक्को। अब मोरक्को आपको पता है ये अफ्रीका में पड़ता है। मोरक्को कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में। अब इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है, इब्न बतूता ये आए थे, तुगलक वंश के शासक हुआ करते थे उस समय, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT के समय ये भारत आए थे, MBT के समय मोहम्मद बिन तुगलक। अब हुआ क्या, ये जब आए भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, इनको जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। अब काजी जो होता है ना, वो होता है एक तरह से कह सकते हैं न्यायिक व्यक्ति होता है, जो न्याय के पद पे होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तो उसी प्रकार से जो है इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी का मतलब आप समझ गए होंगे कि न्याय करने वाला व्यक्ति। और उसके पश्चात जो है MBT ने इसको जो है अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तो उस समय भी हम चर्चा करेंगे जब आपको MBT का शासनकाल वहां पर पढ़ाया जाएगा। तो देखिए इब्न बतूता के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, रहला, रहला पुस्तक लिखा गया था, रहला। और ये किस भाषा में लिखा गया था, तो अरबी भाषा में। और तहकीक ए हिंद ये भी जो है अरबी भाषा में आपको लिखा गया था, अरबी। ये दोनों पुस्तक जो है आपको किस भाषा में लिखा गया, तो अरबी भाषा में लिखा गया। अलबरूनी का तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, और इब्न बतूता का जो है रहला, ये दोनों पुस्तक जो है अरबी भाषा में लिखा गया था। और इन दोनों के बारे में आपको पता चल गया कि किस समय ये भारत आए थे। तो अलबरूनी जो है महमूद गजनी के साथ भारत आए थे, और इब्न बतूता जो है MBT के शासनकाल में भारत आए थे। अगला जब हम बात करते हैं, पांचवा अगर हम लोग देखना चाहें तो डायोनीसियस, यहां पर मौर्य काल में जो है आपको दो विदेशी यात्रियों का जिक्र हम लोग करेंगे, एक डायमेकस और दूसरा डायोनीसियस। तो डायमेकस पहले देख लेते हैं। डायमेकस जो थे, ये जो है डायमेकस ये जो बिंदुसार के दरबार में आए थे। जब आपको मौर्य काल पढ़ाएंगे तो वहां पर बिंदुसार का शासनकाल बताएंगे। तो बिंदुसार के शासनकाल में ये भारत आए थे डायमेकस, और ये जो थे सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत बनकर ये भारत आए थे डायमेकस। ये सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम का जो है राजदूत बनकर भारत आए थे। और ये किस शासक के दरबार में आए थे, तो बिंदुसार के। यहां पर लिख लेते हैं बिंदुसार के शासनकाल में ये भारत आए थे। तो डायमेकस के बारे में आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं डायोनीसियस। देखिए डायोनीसियस का जब शासनकाल हुआ उस समय बिंदुसार का अंतिम चरण चल रहा था, मतलब बिंदुसार का शासनकाल खत्म होने के कगार पर था। उस समय जो है डायोनीसियस भारत आता है, और जैसे ही डायोनीसियस भारत आया कुछ समय के पश्चात बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, और वहां से जो है अशोक का साम्राज्य शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है डायोनीसियस आया तो था बिंदुसार के दरबार में, लेकिन रहा किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि डायमेकस किसके दरबार में रहा था, तो बिंदुसार के दरबार में, लेकिन डायोनीसियस किसके दरबार में रहा था, तो अशोक के दरबार में। ये जो था मिस्र नरेश, मिस्र का शासक था टॉलमी फिलाडेल्फस। मिस्र का ये शासक टॉलमी फिलाडेल्फस,
टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। और ये जो है किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार। और बिंदुसार के साथ साथ अशोक का भी नाम यहां पर जोड़ दीजिए, अशोक, क्योंकि आया था बिंदुसार के दरबार में, लेकिन रहा था किसके दरबार में, तो अशोक के दरबार में ये रहा था और बहुत दिनों तक रहा था। अब बात करते हैं कि डायमेकस और डायोनिसियस, ये दोनों की बात हम अभी किए हैं कि ये सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था और ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो इस प्रकार से जो है ये महत्वपूर्ण आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से लेखक जो है भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक तिब्बती लेखक हुआ करते थे, तारानाथ। ये तिब्बत के थे। कहाँ के, तिब्बत पहले एक देश हुआ करता था जिसको जो है चीन के द्वारा हड़प लिया गया। वर्तमान में तिब्बत किसका पार्ट है, तो चीन का पार्ट है, क्योंकि तिब्बत पर जो है अधिकार कर लिया कौन, चीन के द्वारा। तो देखिए तारानाथ तिब्बती लेखक थे और इन्होंने 2 पुस्तक लिखा, एक लिखा कंगियूर और दूसरा लिखा तंगियूर। ये 2 पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो तारानाथ के द्वारा लिखा गया, कंगियूर एवं तंगियूर। तो ये दोनों पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है कि तारानाथ जो है वो किस देश के थे। और ये जब भारत आए थे तारानाथ, तो कहा जाता है कि भारतीय इतिहास के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक जो है कंगियूर एवं तंगियूर में वर्णन किया था। तो अब जो है नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एक और लेखक की हम जिक्र कर लेते हैं, मार्को पोलो जो थे ये इटली के निवासी थे मार्को पोलो, क्योंकि देश बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम सभी का हम देश लिखाते जा रहे हैं कि कौन कौन से इतिहासकार जो भारत आए वो किस देश से बिलोंग करते थे, तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है आपसे कि मार्को पोलो किस देश का निवासी था, तो मार्को पोलो इटली का निवासी था। और यही मार्को पोलो है जिन्होंने चीन की यात्रा पहली बार किया था। यानी कहा जाता है कि चीन आने वाला प्रथम यूरोपियन व्यक्ति कौन था, तो मार्को पोलो था। और ये भारत भी आया था और भारत में उस समय पांड वंश का शासन हुआ करता था। पांड वंश के साम्राज्य में आया था मार्को पोलो। तो आपसे पूछा जाता है कि ये किस साम्राज्य में आया था, उस समय किस साम्राज्य का शासन हुआ करता था, तो ये पांड साम्राज्य में आए थे। तो याद रखना है मार्को पोलो इटली का निवासी था और ये पांड साम्राज्य में आए थे। अब हम आगे बात करेंगे, तब तक क्या करिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और जिस प्रकार से हम लिखाए हैं और रिलेट करके देखिए। पहले हम लिखाएं किसका नाम, तो यात्रियों का नाम, कौन से इतिहासकार थे और उन्होंने पुस्तक कौन सा लिखा। अगर जहां जहां राजा का जिक्र हुआ है, जिस राजा के शासनकाल में आए हैं, तो उस राजा का भी नाम आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं तो और भी कुछ इतिहासकार भारत आए हैं, उसका भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मानसून का जन्मदाता या कह सकते हैं कि मानसून के खोजकर्ता, वो भी एक इतिहासकार थे और वो भारत का भ्रमण किए थे और वो कहाँ के थे, अरब के हुआ करते थे। तो अरब देश के निवासी थे। उनके द्वारा जो भारत का भ्रमण किया गया और भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है, तो उसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए अगला इतिहासकार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब नंबर यहाँ था 8, अब हम दे दीजिए 9 नंबर। तो देखिए जब आप लोग भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं और इन विदेशी यात्रियों के द्वारा जो वर्णन किया गया है भारतीय इतिहास के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे अभी हम बात किए इब्न बतूता से बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, बीपीएससी में और भी जितने भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, कहीं भी आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, कहीं भी अगर एग्जाम होता है कोई भी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मानसून का जनक अल मसूदी जो था वो अरबी था, यानी अरब देश से इनका संबंध था और इनको जो है मानसून का जनक कहा जाता है। मानसून का जनक इनको कहा जाता है। तो ये एक पॉइंट यहां पर याद रखना है कि अल मसूदी
कहाँ के थे? तो अरब के थे। इनको जो है मानसून का जनक कहा जाता था। ये भी एक प्रकार के इतिहासकार थे, इतिहास के बारे में ये जानकारी देते थे। तो ये हो गया। आगे हम अगर बात करते हैं कि एक पुस्तक बहुत फेमस है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, बट इनका लेखक पता नहीं चला कि आखिर किनके द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया है, लेकिन बहुत जानकारी जो है इतिहास के बारे में उसमें छुपा हुआ और वहाँ से जो है इतिहास की जानकारी मिलता है। तो एक अननोन लेखक के द्वारा लिखा गया पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, एक तरह से कह सकते हैं अज्ञात लेखक। यानी इनका नाम जो है पता नहीं चला कि किनके द्वारा जो ये पुस्तक लिखा गया, और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके बारे में जो है इतिहास की बहुत सारी जो है जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है यह अज्ञात लेखक के द्वारा लिखा गया है। यानी इनके लेखक का नाम पता नहीं चल पाया कि ये किनके द्वारा लिखा गया था। तो ये अल-मसूदी हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ और, जैसे कि टॉलमी भी एक प्रकार के जो है इतिहासकार थे, और उनका योगदान जो है भूगोल में भी आपको देखने को मिलता है। यही टॉलमी है जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी वो स्थिर है और सूर्य जो है इसका चक्कर लगा रही है। तो ये चीज़ जो है टॉलमी ने दिया था। बाद में टॉलमी का ये कथन जो है ये गलत हो चुका था। तो टॉलमी ने एक पुस्तक लिखा भारत का भूगोल। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। टॉलमी जो है भारत का भूगोल पुस्तक लिखा, भारत का भूगोल। तो ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉलमी के द्वारा जो है भारत का भूगोल ये पुस्तक लिखा गया है। अब हम बात करते हैं कि कुछ और एक दो, देखिए अब इतना लेखक भारत आए, सभी को एक जगह लिखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब हम जिस साम्राज्य की हम चर्चा करेंगे, जैसे हम गुप्त काल पढ़ाएंगे, या मान लीजिए कि हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ा रहे हैं, तो विजयनगर साम्राज्य जब पढ़ाएंगे उस समय जो भी इम्पोर्टेंट यात्री भारत आए थे विजयनगर साम्राज्य घूमने के लिए, वहाँ पर हम उसका जिक्र कर लेंगे, क्योंकि सभी को अभी लिखाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि बहुत सारे यात्री जो है भारत आए घूमने के लिए, और उन्होंने जो है कुछ पुस्तक लिखा, उस समय के इतिहास के बारे में लिखा। तो सबको हम जो है एक तरह से अभी हम नहीं लिखा सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको बता दिया गया कि कौन कौन लेखक के बारे में जो है आपको पढ़ना है, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए टॉलमी को आपको याद रखना है, अल-मसूदी याद रखना है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी याद रखना है। तो आज की क्लास में आप लोग देखें किस प्रकार से विदेशी यात्रियों के द्वारा जो भी इतिहास का जो घटनाक्रम है उसके बारे में जो वर्णन किया जाता है, तो उस चीज़ों को आप देख पाए। अब एक लेखक और बचता है, ये भी जो है अरब क्षेत्र से हुआ करते थे, और इन्होंने जो पुस्तक लिखा है उस समय की जो अरबी आक्रमण होता था भारत में, जैसे आप लोग जानते होंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है भारत में पहली बार जो है आक्रमण हुआ। तो आपको पता है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, और उस समय जो है आपको माना जाता है कि उस समय से जो है आपका मध्यकाल जो है उस समय से जो है आपका स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ से लेकर 1707 ईस्वी तक जो है आपको मध्यकाल देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आगे हम जो है और भी जो भी इतिहासकार आएंगे तो आप हमको वहीं पर बताना उचित रहेगा जहाँ पर आपको सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। जैसे आपको अभी हम तुरंत बताएं कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में मान लीजिए गुप्त काल पढ़ाएं, तो गुप्त काल में और भी बहुत सारे लेखक हुए, तो उनका हम जिक्र करेंगे, क्योंकि पुस्तक बहुत सारा है, ढेर पुस्तक है, सबको एक जगह लिखाना। अगर आप चाहते हैं कि अगर कलेक्शन आपको पता है कि हमको मिलना चाहिए, क्योंकि सब बुक में रहता है, तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको एक PDF फॉर्म में बना के, हैंड रिटन हाथ से लिखकर आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जो है बहुत सारा जो है आपको कंटेंट वहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम भी चाहेंगे कि पुस्तक का जो भी लिस्ट होता है और उनके लेखक, उन सभी को हम जो है भेज दिया करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप अपने जो है दोस्तों में इसको शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। और जहाँ पर आपको डाउट लगता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, फिर से आप बताइए, तो हम प्रयास करेंगे उसको फिर से बताने का। अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।